मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम.एन. रॉय का ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंगाल में पैदा हुए थे और जो है इनका टाइम फ्रेम आप देख लीजिए 1887 में इनका जन्म हुआ था। और उस वक्त जो है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने देखा तो बड़ी कम उम्र में ये एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट बनने के सफर पे निकल गए। ऐसी कुछ समितियां इन्होंने ज्वाइन कर ली जैसे कि अनुशीलन समिति, और ये बड़े ही उग्र राष्ट्रवादी बन करके उभर रहे थे। तो शुरुआती दिनों में तो ये भारत को आजाद कराना चाहते थे, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, लेकिन इनके जीवन में एक दौर ऐसा आया कि ये पूरी तरीके से मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट बन गए और चाहते थे कि भाई साम्यवाद से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इसको पूरी दुनिया में फैलाना है और भारत में भी इसको लेकर आना है। और बाद के दिनों में ये क्या बन गए, बाद के दिनों में ये दोनों चीजों को खारिज करने लगे। ना ये जो है डेमोक्रेटिक रूल में बिलीव करने लगे, ना ये कम्युनिज्म को अच्छा मानने लगे। एंड के दिनों में ये पूरी तरीके से एक नई फिलॉसफी के साथ सामने आते हैं जिनको हम कहते हैं न्यू ह्यूमनिज्म, जिसको साइंटिफिक ह्यूमनिज्म या रेडिकल ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। और ये इनका एक बहुत ही यूनिक आइडिया था जिसमें इन्होंने इंडिविजुअल ह्यूमंस पे सबसे ज्यादा फोकस किया। तो हम इनकी पूरी जर्नी को देखेंगे कि कैसे एक जो उग्रवादी राष्ट्रवादी जो इंसान था, पूरी तरीके से नेशनलिस्ट इंसान, किस तरीके से वो कम्युनिस्ट बनता है और फिर किस तरीके से सारी फिलॉसफीज को छोड़ के एक नई फिलॉसफी डेवलप करता है जिसको हम न्यू ह्यूमनिज्म कहते हैं। कैसे शुरू में ये अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार इकट्ठा करने के लिए जर्मनी जाते हैं और उसके बाद फिर किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन इनको पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, मार्क्स को पढ़ने लगते हैं, कम्युनिस्ट बन जाते हैं। और उसके बाद किस तरीके से भारत आने के बाद जो है वो जिस कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मतलब एक समय ऐसा आता है ना जब ये कम्युनिस्ट बन चुके होते हैं, कम्युनिज्म को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, कि जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और उनको लगता है कि वो लोग जो है भारत की जो जनता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये एलिट क्लास की पार्टी है, उसी पार्टी को जिसको वो इतना क्रिटिसाइज करते थे बाद में आकर के उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के मैटर पे लड़ाई होती है और ये वो पार्टी छोड़ देते हैं और फिर से अपनी एक नई फिलॉसफी एंड में डेवलप करते हैं जिसको हम न्यू ह्यूमनिज्म, रेडिकल ह्यूमनिज्म या साइंटिफिक ह्यूमनिज्म कहते हैं। तो ये जर्नी जो रोलर कोस्टर की जो इनका जो राइड है पूरे जीवन का, वो कैसा रहता है। कुछ लोग इनको इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां कुछ ऐसे रेडिकल लीडर्स को जो है उसकी बात भी उनकी करती हैं, जैसे सावरकर को आप ले लीजिए या दूसरे लीडर्स को ले लीजिए, लेकिन ये इनकी जो आइडियोलॉजी है वो इतनी फ्लक्चुएट करती है कि जिसकी वजह से बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। और आप इनसे सीख भी ले सकते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं आप अपने आइडियाज को चेंज भी कर सकते हैं। आपको फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो डिपेंड करता है कि आप इनको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वहां से आप इनको क्रिटिसाइज या सपोर्ट या एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं अच्छी चीजें सीख के, और जो चीजें लगता है कि काम की नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसी क्लास रहने वाली है जहां पे आप जो है एम.एन. रॉय के बारे में सारी बातें जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकी लाइफ जर्नी से शुरू करेंगे कि किस तरीके का जीवन रहा, किसी के भी इनके जो मेजर आइडियाज है ना, ये एक अलग तरीके की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो भी हम देखेंगे कि जहां डाउन से मतलब बॉटम से टॉप लेवल तक जाना है, टॉप से बॉटम नहीं, और किस तरीके से इनका जो मेन कंसेप्ट है रेडिकल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट उसको समझेंगे, और कैसे ये मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं बाद में, जिसके पहले ये बहुत ही बड़े सपोर्टर रहते हैं कम्युनिज्म के, उसके बारे में समझेंगे कि क्या क्या पॉइंटर्स देके ये क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये इनके पॉलिटिकल आइडियाज हैं, उनको समझने से पहले चलिए इनकी जिंदगी को समझ लेते हैं, इनके किस तरीके से बड़े होते हैं, क्या क्या सामने आता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, पूरे वर्ल्ड में इधर उधर घूमना शुरू करते हैं हथियार इकट्ठा करने के लिए। भारत से इनकी जो समिति है इनको कहती है कि भाई आप जाइए और हथियार इकट्ठा करिए। तो बेसिकली पता है होता क्या है कि देखिए शुरू करते हैं, एक एक करके इनकी बायोग्राफी शुरू करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका जिस्ट बताती हूँ कि शुरू में जब बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, अब जब बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में, तो आप देखेंगे कि हम बहुत सारे थिंकर्स को जो हमने पढ़ा है ना, यहां से इंपैक्ट पड़ता है। बंगाल से बहुत सारे लीडर्स निकलते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स निकलते हैं जिनको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की क्लास कर रहे हैं, और आपने, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का एक पैटर्न होता है। आप पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से शुरू करिए और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अच्छी समझ आपको होनी चाहिए। अब इस क्लास में अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पता है, अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता है, तो आप चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। अगर आपने वर्ल्ड मैप सामने लेकर अगर आप बैठे हैं, तो आप इंडिया का मैप लेके बैठे हैं कि बंगाल कहां है, तो आप चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए जो मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, जो पेड कोर्स के भी
बच्चे हैं उनको भी, और वीडियोस में भी मैं लगातार बताती रहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का एक अपना तरीका है, एक अपना पैटर्न है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप, अगर मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है, सीधे आप एम एन रॉय पढ़ने चले आए तो आपको चीजों को कनेक्ट करने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने मेरी बाकी सारी प्लेलिस्ट देख रखी हैं जो अवेलेबल है, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊं कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एम एन रॉय, और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स टॉकिंग पॉलिटी ऐप और वेबसाइट पे लॉन्च हो चुका है, जहां पे मैं डिटेल्ड क्लासेस लेती हूं कंसेप्ट के ऊपर, और हर क्लास के बाद आपको 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है ताकि आपका फैक्ट भी मजबूत हो। और इस तरीके से हम जो है कोर्स हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, हर वीक में हम प्लान करते हैं कि भाई आपका टेस्ट वगैरह भी हम लेते रहें, और एक कलेक्टिव माहौल के साथ हम पढ़ाई करते हैं, जहां पे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हमने बनाया है। जैसे ही आप एनरोल होते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, जहां पे आप अपने बाकी के क्लासमेट्स के साथ लगातार डिस्कशन कर सकते हैं, अपने रोज का टाइम टेबल, स्क्रीनशॉट, एक जो है माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे को मोटिवेट करके हम पढ़ाई कर सकें सही पैटर्न में। एक बार ढंग से पॉलिटिकल साइंस को समझ लें ताकि इतना मजबूत हो जाए कि बार बार वही चीज ना पढ़ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करना हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना हो, और फिर और खुद से अच्छी अच्छी बुक्स को हम ऐड ऑन कर सकें। तो अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो सीयूईटी पीजी की भी कर रहे हैं, तो आप जो है हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स जो है वो अवेलेबल है टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे, वेबसाइट पे, और फ्री में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। बहुत सारे फैक्ट शीट्स, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विज फॉर्मेट में, थीम वाइज, ईयर वाइज, सब कुछ टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में अवेलेबल है। तो जरूर जाइए, कोर्स का हिस्सा बने ना बने, जो हमने फ्री चीजें अवेलेबल कराई हैं उसको जरूर एक्सपीरियंस करिए। तो टॉकिंग पॉलिटी ऐप आप खुद से भी जाके प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं, और सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए एम एन रॉय की तरफ लौट करके आते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय, तो जो है जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। और ये क्या करते हैं ना कि देखिए उस वक्त बंगाल का पार्टीशन होता है और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में माइंड में अब एक गुस्सा होता है। अब इसी में एक बच्चा, 14 साल का बच्चा, जिसको लगता है कि भाई, जिसने यही सब देखा होता है, उसको लगता है अपने देश को आजाद कराना है, ब्रिटिशर्स दुश्मन है, अंग्रेज दुश्मन है, इनको भगा दिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो इसी तरीके के कई सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें से एक होता है अनुशीलन समिति, जिसमें एक तरीके का, ये ब्रिटिशर्स की भाषा में कहूं तो एक मिलिटेंट ग्रुप होता है, जो जिसका ये होता है कि भाई अंग्रेजों से देश को आजाद कराना है। लेकिन इतने तो वो इक्विप्ड नहीं होते हैं, इतने हथियार नहीं होते हैं, इतना मैन पावर नहीं होता है, तो वो जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। तो उसी के मेंबर बन जाते हैं ये हमारे एम एन रॉय, और इनसे कहा जाता है कि आप जाइए जर्मनी जाकर के हथियार इकट्ठा करिए। अब सोचने वाली बात है कि जर्मनी जाने को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है लड़ाई चल रही होती है, ये वर्ल्ड वॉर 1 का दौर होता है, और उस वक्त लड़ाई चल रही होती है, और इस युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े होते हैं। तो आपने पढ़ा है ना, जब कौटिल्य पढ़ाया मैंने आपको, तो वहां मैंने बताया था कि कौटिल्य ने कहा हमेशा कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, जो मंडला थियरी मैंने कौटिल्य की आपको समझाई थी। तो जर्मनी और ब्रिटेन आपस में पहले विश्व युद्ध में दुश्मन है, और जो है इन्होंने सोचा कि अब जर्मनी हमारे साथ दोस्ती कर लेगा, क्योंकि हम भी ब्रिटिशर्स से परेशान है और जर्मनी भी परेशान है, तो जर्मनी हमारी मदद जरूर करेगा और हथियार जरूर देगा। तो इस वजह से ये जर्मनी जाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये डायरेक्ट जर्मनी तो पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे ब्रिटिशर्स जो है ना, उनकी नजर होती है एम एन रॉय पे, इनकी एक्टिविटीज को देखते हुए ये पूरी तरीके से तैनात होते हैं। तो ये कैसे भी करके जो है पहले इंडोनेशिया जाते हैं, फिर अलग अलग देश जाते हैं, चाइना, फिलीपींस, जापान, और ट्रैवल करते करते कैसे भी करके ये अमेरिका पहुंचते हैं, यूएस पहुंचते हैं, और ये सोचते हैं कि यूएस के थ्रू वो पहुंच जाएंगे जर्मनी। लेकिन होता क्या है कि इस विश्व युद्ध में यूएस अभी तक जुड़ा नहीं होता है, लेकिन यूएस भी वॉर में कूद जाता है, और उस वक्त ये यूएस में मौजूद होते हैं, और यूएस वॉर में कूदता है किसके सपोर्ट में, ब्रिटेन की तरफ से। तो ब्रिटेन के साथ जो है उस वाले गुट में यूएस ज्वाइन कर लेता है। अब ये भाई यूएस में फंसे हुए हैं, जिस देश में गए वो देश इन्हीं के जो है दुश्मन के साथ दोस्ती कर लिया। तो अब इनको वहां प्रॉब्लम होती है। अब वहां पे यूएस का जो पुलिस है, यूएस की जो पुलिस है, इनको पकड़ के जेल में डाल देती है। कैसे भी फिर इनको बेल मिलती है जेल से निकलने के बाद। फिर यूएस के नीचे ही मैक्सिको है, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी क्लास करते वक्त वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप लेके बैठा करो। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नीचे ही एक देश है मैक्सिको। मैक्सिको चले जाते हैं। मैक्सिको में जो लोग, अब वहां जाकर के इनकी जिंदगी में बदलाव आता है। देखिए
अभी तक ये एक नेशनलिस्ट लीडर थे, हीरो थे। अभी तक ये क्या करना चाहते थे, देश को, भारत को आजाद कराना चाहते थे। इनको लगता था हथियार वगैरह इकट्ठा करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जब ये जेल वेल में रह करके जब मैक्सिको आते हैं तो वहां पे इनका जो है ये रूबरू होते हैं मार्क्स की बातों से, मार्क्स की किताबों से, मार्क्स के फॉलोअर्स से, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना। अब यहाँ पे मार्क्स क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म कम्युनिज्म में क्या अंतर होता है, ये सब जो है, ये सब कुछ मैंने कार्ल मार्क्स की प्लेलिस्ट में करवा रखा है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका WPT का पोर्शन कंप्लीट है, तो आपको ये क्लासेस बेहतर समझ में आएंगी। तो जो है अब ये इनको समझ में आने लगा कि अरे यार ये कम्युनिज्म होता क्या है, ये कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं। पढ़ना शुरू करते हैं, लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं, और फिर जो है पहली जो कम्युनिस्ट पार्टी है पूरे वर्ल्ड में, भाई रशिया से बाहर कोई कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश करने वाले ये इकलौते इंसान बन जाते हैं एमएन रॉय। तो वहां के लीडर्स के साथ, वहां के फॉलोअर्स के साथ मीटअप करके और ये वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है स्टैब्लिश करते हैं। इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि पहले ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिज्म स्टैब्लिश करने की शुरुआत करने वाले ये पहले लीडर थे, और भारत में भी। तो इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। तो ये अब इनके जीवन का वो दौर आता है कि जब ये एक उग्र राष्ट्रवादी से एक कम्युनिस्ट बन रहे थे, और इन्होंने भारत के बाहर जाके मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश कर दी। और उसके बाद फिर जो है आप देखिए कि अभी क्यों किया इन्होंने, तो एक्चुअल में 1917 में 1917 में रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था। अब रशियन रेवोल्यूशन में इन्होंने देखा कि किस तरीके से लेनिन ने वहां की अथॉरिटी को, वहां की सत्ता को हटा करके वहां पे कम्युनिज्म स्टैब्लिश कर दिया। यानी कि जो वर्कर्स है उनका रूल आ गया। मतलब वो अब सारे, मतलब ये एक चीज देख रहे थे कि जो प्रॉब्लम इनके देश भारत में है कि वो किसी की अथॉरिटी से परेशान है और आम जनता पीड़ित है, तो ये रशिया में देखते हैं कि आम जनता का रूल आ गया है। मतलब एक जो लेनिन ने इस तरीके का एक सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया है जहां आम जनता की बात हो रही है, कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो गया है, तो इनका ध्यान वहां जाता है और इनको लगता है कि यही सोल्यूशन है और भारत में भी यही होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उनके माइंडसेट से समझिए, अंग्रेजों के तानाशाही से परेशान थे और आते हैं कि भाई हथियार इकट्ठा करके ठीक कर लेंगे, लेकिन यूएस की पुलिस फोर्स अरेस्ट कर लेती है, भाग के मैक्सिको आते हैं। मैक्सिको में जब ये आते हैं और उसी समय में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है, इनको लगता है कि यही सोल्यूशन है, प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है। और वहां के मैक्सिको के लीडर्स के साथ, वहां के लोगों के साथ मिलकर के वहां एक पार्टी स्टैब्लिश करते हैं। अब रशियन रेवोल्यूशन के जो लीडर होते हैं, लेनिन की नजर पड़ती है किस पे? लेनिन की नजर पड़ती है एमएन रॉय पे कि ये कौन है जो रशिया के बाहर कम्युनिज्म स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, साम्यवाद स्टैब्लिश करने की बात करता है। तो अब जो लेनिन है ना, लेनिन का एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे वो ये लेनिन भी चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल करके उनका एक इनिशिएटिव होता है जिसमें क्या होता है कि मतलब मीटिंग्स वगैरह होती हैं कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिज्म को स्टैब्लिश किया जाए। तो उसी की एक मीटिंग में ये किसको बुला देते हैं, एमएन रॉय को इन्वाइट कर देते हैं और वहीं पे दोनों की मीटिंग होती है। और लेनिन और एमएन रॉय दोनों एक दूसरे के विचारों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। हालांकि दोनों के बीच में कुछ जो है डिफरेंसेस भी होते हैं, जो हम अभी रॉय लेनिन का जब डिबेट देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि दोनों के विचारों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन लेनिन को लगता है कि भाई ये एक इंसान है जो कम्युनिज्म की फैलाने की बात कर रहा है, तो वो कहते हैं भाई डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, दोनों के बीच में डिबेट क्या होता है। तो एक्चुअल में जो एमएन रॉय हैं वो कहते हैं कि भाई देखिए, हम वो गांधी जी को सपोर्ट नहीं करते हैं उस वक्त और कांग्रेस को उस वक्त तक नहीं कर रहे होते हैं। तो एमएन रॉय लेनिन से कहते हैं कि सर देखिए, हमारे यहाँ लेनिन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि लेनिन को लगता है कि उन्हीं के माध्यम से वहां पे कम्युनिज्म स्टैब्लिश किया जा सकता है और कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी है नहीं। और ब्रिटिशर्स जो है वो इनके एंटी है, रशियंस जो है उनके एंटी है। तो भाई वो कांग्रेस को सपोर्ट करके वहां अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एमएन रॉय लेनिन से ये कह रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे बात को, गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी है ना, अगर ये ब्रिटिशर्स चले भी गए तो ये एलीट क्लास के लोग वहां एलिटिस्ट शासन बैठा देंगे और आम जनता की बात फिर भी नहीं हो पाएगी। तो आप उनको इन्वॉल्व मत करिए, आप उनको सपोर्ट मत करिए। लेकिन लेनिन इस बात पर डिसएग्री करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, अभी वही इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक पार्टी एग्जिस्ट कर रही है और वही बात आगे बढ़ा सकती है, इसलिए हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो दोनों के
बीच में ये क्लैश होता है जिसको हम लेनिन और एम एन रॉय के बीच का डिबेट कहते हैं। रॉय कहते हैं कि देखिए कम्युनिज्म हमको स्टैब्लिश करना है, भारत में भी स्टैब्लिश करना है, लेकिन ये ब्रिटिशर्स, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमको सपोर्ट नहीं करना है क्योंकि ये एलिटों की पार्टी है, ये कभी आम जनता की बात नहीं करेगी। लेकिन लेनिन इस पे अग्री नहीं करते हैं। तो ये दोनों के बीच का मतभेद है। लेकिन इस डिफरेंस के बावजूद जो है लेनिन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एम एन रॉय से, और वो उनको कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जाइए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश करिए। और तब एम एन रॉय, हालांकि उस वक्त ऐसा माहौल रहता है कि भारत तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन उज्बेकिस्तान से पार्टी शुरू कर देते हैं। तो आप समझिए कि कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत तो की थी उन्होंने, लेकिन उज्बेकिस्तान से, भारत से नहीं। लेकिन फिर 1930s के दौरान भारत आते हैं, और आपको पता है ब्रिटिशर्स तो इनके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़े होते हैं कि मिल जाए कि बस इसको जेल में डालो। 1931 में कुछ कानपुर में कॉन्स्पिरेसी केस होता है कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारत में कम्युनिस्टों के उग्रवादी नेचर को मतलब कम्युनिस्ट का जो रोल रहता है ना भारत में, उसको लेकर के एक कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसके तहत जैसे ही ये भारत आते हैं ना, उसके तुरंत बाद इनको अरेस्ट कर लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट और इनको जेल में डाल देती है। कुछ साल तक जेल में रहते हैं। अब जेल से आने के बाद फिर ये और लिखना शुरू करते हैं, और देखिए ये जो लिखते हैं ना, ये जो लिखते हैं उसकी तारीफ सब करते हैं। ये लेनिन से मिले या किसी भी बड़े लीडर से मिले, ये इनकी राइटिंग्स में आपको मिलेगा ये पढ़ने को। ये कहते हैं कि जो भी लोग मुझसे मिलते थे ना, वो कहते थे आप लिखते बहुत बढ़िया है। तो उनकी लेखन शैली की सब बड़ी तारीफ करते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े वेल रेड इंसान होते हैं लेनिन। तो ये इनका होता है। तो उसके बाद भारत आए, कम्युनिस्ट पार्टी तो इन्होंने शुरू कर ही दी थी। अब जब जेल में रह करके वापस आए तो फिर और ज्यादा लिखना शुरू किया, और ज्यादा चीजें स्टैब्लिश करने लगे, और एंड में आते आते अब इनको समझ में आ गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, यही जो है भारत में डेमोक्रेसी लेकर आ सकते हैं और ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं। मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू इनकी बहुत इज्जत करते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो नेहरू के कहने पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हमारा साथ दीजिए, हम आपको आजादी देंगे, लेकिन धोखा दे दिया। तो अब इस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस अवेयर हो गई थी, और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स का इन्होंने साथ नहीं दिया। और आप देखिए कि कैसा, मतलब कैसा ये क्या बोलेंगे, पैराडॉक्स है कि एम एन रॉय जो जिन ब्रिटिशर्स को भगाने की बात कर रहे थे, वही एम एन रॉय वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से कह रहे थे कि हमको ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए। आप सोचिए, वही एम एन रॉय कह रहे हैं कि हमको ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए। और इसी मुद्दे पे जो है कांग्रेस के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ देते हैं। आप सोचिए किस तरीके का पैराडॉक्स है कि जिन ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए रशिया, जर्मनी गए थे हथियार इकट्ठा करने, उन्हीं ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को कह रहे हैं, और कांग्रेस जब नहीं मानी तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और अंत में जो भी इनकी आइडियोलॉजी थी ना, मिलिटेंट, जो उग्रवादी, जो राष्ट्रवादी भावना थी, जो बिल्कुल कि भाई हथियार इकट्ठा करके भगाएंगे, वो तो पहले ही छोड़ चुके थे। कम्युनिज्म से भी अब इनका मन भर चुका था, इनको लग रहा था कि वो भी काम नहीं आएगा। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पे भरोसा किया कि डेमोक्रेसी लाएंगे। फिर इनको लगा कि जिस तरीके की डेमोक्रेसी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया में भी वही हुआ। कम्युनिज्म के नाम पे पार्टी स्टैब्लिश हुई, लेनिन चले गए, लेनिन की डेथ हो गई, उसके बाद स्टालिन आए। स्टालिन ने कहा कि क्या कहा, कम्युनिज्म इन वन कंट्री। ये एग्जाम में पूछता भी है, कम्युनिज्म इन वन कंट्री की बात किसने कही कि भाई अब सिर्फ रशिया में पहले कम्युनिज्म स्टैब्लिश करो, पूरे विश्व में नहीं। वो करने वाले स्टालिन थे। तो जब स्टालिन का ये नेचर उन्होंने देखा तो इनको लगा कि ये तो खुद ही तानाशाह हो रहा है, ये जो कम्युनिस्ट हैं, जो सभी की बात करने वाले थे, वो तो खुद ही एक तरीके से डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम्युनिज्म की तरफ से भी इनका मोह भंग हो गया, और इनको लगा कि अगर डेमोक्रेसी आ भी गई तो डेमोक्रेसी में भी एलीट क्लास के लोग रूल करेंगे, और एक बार इलेक्शन जो होगा या बहुत सालों बाद उसका कोई मतलब नहीं है, आम जनता फिर भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। तो इनका सबसे मन मोह जो है भंग हो जाता है। उनको लगता है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें पार्टियों की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, जो कम्युनिज्म है उसमें ये कम्युनिस्ट जो हैं उनकी बात हो रही है, उनकी सत्ता की बात हो रही है, वो भी एक तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। इंडिविजुअल ह्यूमंस की तो बात ही नहीं हो रही है। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये एक नई फिलॉसफी अपनी वाइफ के साथ मिलकर के डेवलप करते हैं, जिसको कहते हैं न्यू ह्यूमनिज्म, रेडिकल ह्यूमनिज्म या साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, जिस यहाँ पे साइंटिफिकली इंडिविजुअल ह्यूमन पे फोकस किया जाए कि ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरीके से हो, जिसको उन्होंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया। तो ये इनकी पूरी जर्नी और ये उनकी पूरी फिलॉसफी थी। अब आप जब इस
अब मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद जब आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी, है ना। आपको समझ में आएगा कि कैसे एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट, एक उग्र राष्ट्रवादी कैसे जो है हथियार इकट्ठा करने भारत से निकल करके जर्मनी जाने की चाह में यूएस पहुंचता है, और वहां अरेस्ट होने के बाद जब मैक्सिको आता है और वहां मार्क्स और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में सुनना और जो है कम्युनिस्ट लोगों से मिलना, और वो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट बन जाता है, लेनिन से मिलता है, कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश करते हैं, फिर भारत आते हैं। फिर भारत आने के बाद वो बहुत समय बाद उनका कम्युनिज्म से भी मोह भंग हो जाता है, फिर वो डेमोक्रेसी की तरफ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट में आते हैं, फिर उनको दिखता है वो भी किसी काम का नहीं है, और अंत में वो पूरी तरीके से अपनी एक अलग फिलॉसफी डेवलप करते हैं और डेमोक्रेसी के एक नए फॉर्म की बात करते हैं, जहां इंडिविजुअल पे फोकस किया जाए, जहां पे उनका रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है वो सक्सेसफुल हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब इस नोट्स को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको उनकी पूरी जर्नी जो मैंने बताई है यहाँ पे पूरी तरीके से दर्ज है। आप इसको देख करके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें हुई, किस तरीके से वो मार्क्सिज्म को फॉलो करने लगे, फिर किस तरीके से उन्होंने रॉय लेनिन का जो डिबेट के बारे में जो मैंने बात कही उसको आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने जो उज्बेकिस्तान में शुरू की, जिसका अभी का नाम जो है कब शुरू की, 1920 में, इसके बारे में आप यहां देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई उसको डिटेल में मैंने यहां नोट्स में दर्ज किया है। कैसे वो इंडिया वापस आए, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने के बाद फिर उनको बेल मिला, जेल में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी जो हम पढ़ते हैं, इनकी किताबों के बारे में भी जानेंगे, बहुत फेमस है। उसके बाद किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ज्वाइन किया, जवाहरलाल नेहरू ने आग्रह किया और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में कांग्रेसों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्योंकि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी, इस मुद्दे पे इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, और उसके बाद इनको लगा कि भाई अब इन्होंने अपनी पार्टी शुरू की, अपनी एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एस्टैब्लिश की, उस पार्टी के थ्रू लोगों को मनाना शुरू किया कि इंडियंस को ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में। तो बताइए इस लेवल तक चले गए, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर इनको पार्टी पॉलिटिक्स से इनका मोह भंग हो गया। इनको लगा कि ना पार्टी पॉलिटिक्स काम आएगी और कम्युनिस्ट भी एंड में पार्टी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, तो कहीं पे भी आम जनता ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है। तो अंत में अपनी फिलॉसफी देते हैं जिसको रेडिकल ह्यूमनिज्म या न्यू ह्यूमनिज्म या साइंटिफिक ह्यूमनिज्म कहते हैं। अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखेंगे। इन 1954 में देहरादून में इनका जो है शरीर त्याग देते हैं, डेथ हो जाता है, और ये इनकी पूरी जर्नी होती है। अब इनके पॉलिटिकल आइडियाज को एक एक करके देखेंगे। उससे पहले की ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्होंने एस्टैब्लिश किए वो आप याद रखिए। देखिए आपके एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट, डिटेल, बुक्स की क्रोनोलॉजी स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और मैं ये बात समझती हूं, इसीलिए टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे आप जाएंगे तो आपको खूब सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप कोर्स में मेरे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको एक पैटर्न में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जो सिर्फ आपको एक कोर्स के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि भविष्य में कहीं पे भी आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बेस हो, है ना। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ऐप तो जरूर जाइए और सवाल जरूर लगाइए जो हमने फ्री में अवेलेबल कराया है, वो आपके लिए है, आपके लिए मेहनत की गई है। और आपको पता है कि टॉकिंग पॉलिटी पे अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट हम करते नहीं है, तो मैं किस तरीके से अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, तो इसमें आप मदद करिए। अपने दोस्तों को बताइए कि वो जाकर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे दोस्त को पता चल जाएगा तो वो भी आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो भी फिर आपसे सवाल पूछेगा, कम्युनिकेशन डेवलप होगा, जो हम अपने पेड ग्रुप के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बना के जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझते हैं। देखिए कौन कौन से की फाउंडेशंस है या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो संस्थान जो उन्होंने शुरू किए हमने अभी देखा, लेकिन एक नोट होना जरूरी है ताकि एग्जाम में काम आए। जैसे कि मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1919, सोचो मैक्सिको में जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी, पूरे वर्ल्ड में पहली बार किसी ने रशिया से बाहर कोई कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश की थी, वो थे एमएन रॉय, तो इन्होंने स्टैब्लिश कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो इन्होंने उज्बेकिस्तान से शुरू की, जिसको ताशकंद कहते हैं, 1920 में वो हो गया। उसके बाद रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो इन्होंने शुरू की भारत में, तो वो आपने देखा। तो ये 1940 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के मैटर में जब कांग्रेस छोड़ा तो अपनी एक पार्टी शुरू की, बाद में सब कुछ खत्म करके अपना एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म या न्यू ह्यूमनिज्म किया। अब यहां पे देखिए मैंने आपको ना टाइमलाइन प्रोवाइड किया है कि कब वो कहां गए, किससे मिले, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी पार्टी स्टैब्लिश की, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यूजीसी नेट का हो, या कोई भी इस तरीके का फैक्चुअल एग्जाम जो जिसमें इस तरीके के आईपीटी के टॉपिक्स पूछते हैं, तो वहां पे
पे ये बड़ा जरूरी हो जाता है। तो मैंने आपको एक टाइमलाइन प्रोवाइड की है, तो आप ये टाइमलाइन में देख सकते हैं कि कब उनको अरेस्ट किया, कब उन्होंने जो है पार्टी स्टैब्लिश की 1917 में, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको, और उसके बारे में डिटेलिंग मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो वो सारी चीजें आप जो है एक बार इसको देख लीजिए, कब अरेस्ट हुए, कब कांग्रेस ज्वाइन किया, कब अपनी पार्टी स्टैब्लिश की, तो वो एक डिबेट चीज है, वो आप देख लीजिए। लेनिन और रॉय के बीच में क्या डिबेट हुआ था ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि क्या डिबेट हुआ था, कि भाई लेनिन कह रहे थे कि भारत में जो वो लोग हैं जो जैसे कि गांधी हो गए, जो भारत में चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे और ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि जो बोर्गोइज हैं जो इंडिया में चेंज लाने की, मतलब एक्चुअल में तो वो एक बिल्कुल आम जनता नहीं थी ना, एक्चुअल में तो वो मजदूर नहीं थे ना, वो एलिट लोग ही थे, बोर्गोइज ही थे, लेकिन मिडिल क्लास आप उनको कह सकते हैं, जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लेनिन इनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि लेनिन जो रशियन लीडर थे उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आइडियोलॉजी को जो है पूरे विश्व में फैलाना था। तो इनको लग रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके लीडर्स भले ही पूरी तरीके से मजदूर नहीं है, पूरी तरीके से वर्कर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो ही चेंज लेकर आ सकते हैं, तो ये सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एमएन रॉय ने कहा कि आप बताइए, ये ब्रिटिशर्स चले भी गए तो ये जो एलीट लोग हैं ये फिर अपनी तानाशाही शुरू कर देंगे और कभी भी मजदूर और जो है ग्रामीण लोगों की बात नहीं होगी। तो इस पे दोनों के बीच में क्लैश होता है, लेकिन एंड में भले ही क्लैश होता है लेकिन फिर भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और लेनिन कहते हैं कि आप जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में एस्टैब्लिश करिए। तो ये रॉय और लेनिन के बीच का डिबेट है जो हमने डिस्कस किया था, इसको आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करके इनकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं। अब इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, अभी तक जो हमने देखा वही है, लेकिन इसको थोड़ा हमने सिंक्रोनाइज करके पढ़ना है कि कैसे इन्होंने मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज किया, मार्क्स के कांसेप्ट्स को कैसे क्रिटिसाइज किया, क्या क्या कह के, पहले वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इन्होंने क्या एक नए तरीके की डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की बात की, वो देखेंगे, और फिर इनके न्यू ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, एमएन रॉय ने कार्ल मार्क्स के इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। अब आपको अगर देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि वेस्टर्न थिंकर्स को पहले पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं आसान भाषा में बता दूं कि जो कार्ल मार्क्स कहते थे ना कि इकोनॉमी ही बाकी सारी चीजों को डिटरमिन करती है, समाज के जो भी कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एस्पेक्ट्स हैं उन सबको इकोनॉमी डिस्क्राइब करती है। मतलब समाज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कहां से पैसा आ रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, वो जिस चीज पे बेस्ड होता है ना, समाज की बाकी चीजें उसी के हिसाब से बदलती रहती हैं। कार्ल मार्क्स में मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है। इस चीज को, इस इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को लेनिन रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि कितना भी इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाए, इकोनॉमिक सिस्टम, मशीनें, मींस ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने वाला कौन है? इंसान, ह्यूमन माइंड। तो उसकी क्रिएटिविटी को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ह्यूमंस पे फोकस नहीं है। तो ये कह करके वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखिए, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, जैसे कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स का ये मानना था ना कि मजदूर शासन करेंगे, मतलब एक ऐसा समय आएगा कि कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा, सारा ये तानाशाही खत्म हो जाएगी एलिट लोगों की, और क्या हो जाएगा? मजदूरों का शासन हो जाएगा। तो रॉय इस चीज को नोटिस करते हैं। रॉय कहते हैं कि रियलिटी में वर्कर्स जो है वो रूल नहीं करते हैं। इसके अलावा जो लोग कम्युनिज्म स्टैब्लिश करने की बात करते हैं ना, उसी में जो एलिट लोग हैं वही फिर से रूल करना शुरू करते हैं, जो उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन में देखा था कि स्टालिन जो वहां पे कम्युनिज्म लेकर के आए, और उसके बाद लेनिन जो वहां पे कम्युनिज्म लेकर आए, और उसके बाद फिर स्टालिन आया जो थोड़ा और वो जो है तानाशाह हो गए, और उन्होंने फिर जो है वर्कर्स कहाँ रूल कर पाए? वर्कर्स का रूल तो कभी आया ही नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई वर्कर्स यानी मजदूरों का शासन कभी नहीं आया सर, आप गलत थे यहाँ पे। तो इस तरीके से वो मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि जो आपने कहा था कि स्टेट विथर अवे हो जाएगा, स्टेट खत्म हो जाएगा, कहां खत्म हुआ? देखिए, वही कम्युनिस्ट जो लोग कम्युनिज्म स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं वही खुद तानाशाह बन गए, वही स्टेट बन गए, वही लोग रूल करने लग गए। तो कहां खत्म हुआ? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो ये कह के उन्होंने कहा कि मार्क्सिज्म जो चीज, मार्क्सवाद जो है, जो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी वो नहीं हो पाया। और उन्होंने कहा कि भाई जो आपका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट है ना, अब मैं फिर बोलूंगी, अगर आपने मुझसे मार्क्स देखा है, मार्क्स की प्लेलिस्ट को समझा है, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो लेनिन ने कहा, तो एमएन रॉय ने कहा कि जो सर मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स जी, जो आपका जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट है, जहां पे डायलेक्टिकल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडियाज को। तो आइडिया, विचार या जो भी आइडियोलॉजिकल बातें, और मटेरियलिज्म यानी मैटर, ये जो नेचुरलिस्टिक चीजें हैं,
इन दोनों को लेकर जो आपने ये कंसेप्ट दिया है ना, तो ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। मैटर बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, और जो डायलेक्टिकल की आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल है, और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। तो इसको मिक्स करके आप एक नया जो कंसेप्ट दे रहे हैं, वो कहीं से भी वैलिड और लॉजिकल नहीं है। तो ये कार्ल मार्क्स के सारे आइडियाज को, जिसको पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट करके रशियन रेवोल्यूशन देख के बड़े खुश हुए, और इनको लगा कि ये भारत में भी हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन की जो एम था मार्क्सिज्म का, वो रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू पूरा नहीं हो पाया, और उसके दुष्परिणाम को देखते हुए इनका पूरा माइंडसेट बदल जाता है। लेनिन की जब डेथ होती है और स्टालिन सामने आते हैं और वो एक तरीके से डिक्टेटर बनने लगते हैं, तो इनका पूरा आइडिया चेंज हो जाता है, और ये मार्क्सिज्म को अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज करने लगते हैं और पूरी तरीके से उसको छोड़ देते हैं। और भारत में आकर के फिर जो उन्होंने अपनी जो पार्टी वगैरह शुरू की थी, उसके बाद फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि बाद में कांग्रेस भी छोड़ देते हैं और एंड में अपने रेडिकल ह्यूमनिज्म के आइडिया को देते हैं। तो अब इनके रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया क्या है, तो उसको देखते हैं कि भाई रेडिकल ह्यूमनिज्म है क्या। मार्क्सिज्म को रिजेक्ट कर चुके हैं, अब कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब तक मार्क्सवाद में हम इकोनॉमी पे फोकस कर रहे थे कि मींस ऑफ प्रोडक्शन, सभी जो उत्पादन के साधन हैं वो सब जनता के हाथ में आ जाए, जनता रूल करने लगे। वो तो हो नहीं पाया सर पॉसिबल। डेमोक्रेसी में आप देख ही रहे हैं, डेमोक्रेसी अगर आ भी गई, ब्रिटिशर्स चले भी गए, तो ये एलिट क्लास के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो रूल करने लग जाएंगे। जैसे कम्युनिज्म में भी हुआ था, जैसे रशिया में भी हुआ था, पार्टी बना ली और पार्टी के नेता फिर रूल करने लग गए। ठीक उसी तरीके से भारत में भी होगा कि भाई पार्टी बनेगी और इंस्टीट्यूशंस को ही वैल्यू मिलेगी, इंडिविजुअल ह्यूमन को कब वैल्यू मिलेगी। तो ये अंत में जो अपनी फिलॉसफी देते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म की, तो बेसिकली ये कहते हैं कि ह्यूमन इंपॉर्टेंट है सर, इंडिविजुअल ह्यूमन इंपॉर्टेंट है। और रेडिकल का मतलब समझते हो, रूट जो है, रूट लेवल पे जाकर के चेंज लेकर आना। तो इन्होंने कहा कि रूट लेवल पे जाके चेंज लेकर आना होगा और ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस देना होगा, ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर आना होगा। एक ऐसी विचारधारा जहां पे इंसानों को सबसे पहले महत्व दिया जाता है, ना कि इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक सिस्टम को। समझ में आया? तो ये कहते हैं कि देखो, रेडिकल ह्यूमनिज्म यानी इंसानों पे फोकस करना है, इंडिविजुअल्स पे फोकस करना है, इसका 3 पिलर है। कहते हैं सबसे पहले तो इसका 3 कोर कंसेप्ट है, 3 मुख्य सिद्धांत है जिस पे फोकस करना है। सबसे पहले फ्रीडम, यानी कि हमको ये सोचना है कि हर एक ह्यूमन को कब कैसे फ्रीडम मिलेगा, आजादी मिलेगा। और आजादी सिर्फ वो आजादी नहीं कि अंग्रेजों को भगा दिया, उनको हर लेवल पे आजादी कि वो मेंटली फ्री हैं, वो पूरी तरीके से आजाद हैं, वो हर चीज से आजाद है, कंप्लीटली फ्री हैं, वो फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए। ये हाईएस्ट गोल है रेडिकल ह्यूमनिज्म का कि इंडिविजुअल ह्यूमन को फ्रीडम मिले, है ना। उसके बाद वो क्या कहते हैं, रीजन पे फोकस किया जाए। मतलब एम.एन. रॉय का ये मानना था कि इंडिविजुअल जो है ना, वो रीजनिंग अपने दिमाग में डेवलप करे, मतलब वो अंधविश्वास पे बिलीव ना करे, वो प्रॉपर साइंटिफिक फैक्ट्स और डेटा देख करके चीजों का डिसीजन ले, तब जाकर के वो सच्ची फ्रीडम को एंजॉय कर पाएगा। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो एम.एन. रॉय ने दिया। और उन्होंने कहा कि इस फिलॉसफी, इस विचारधारा के थ्रू मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज से फोकस हटा करके ह्यूमंस पे, क्योंकि यही रेडिकल चेंज सबसे ज्यादा जरूरी है। सब कुछ इंसानों के लिए हो रहा है, तो इंसानों पे फोकस करो। और एम क्या है कि इंसान को फ्रीडम मिले, आजादी मिले पूरी तरीके से। और उसके लिए क्या जरूरी है, रीजन जरूरी है। यानी कि कह रहे हैं कि इंसान स्वभाव से ही तर्कशील होता है, रैशनल होता है, और लोगों को आंख बंद करके किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो उसका साइंटिफिक तर्क वितर्क है उसको करके सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। तो इंडिविजुअल फ्रीडम इज द कोर गोल ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म, और उसके लिए जरूरी है रीजन जो कि इंसान के अंदर होता है, और उसको अपनी उस रीजनिंग एबिलिटी पे भरोसा रखना चाहिए। और तीसरी चीज उन्होंने बताई मोरालिटी, यानी कि नैतिकता। तो उन्होंने कहा कि नैतिकता कोई सिस्टम नहीं थोपेगा लोगों के ऊपर, कोई लॉ का बुक, कोई रूल बुक उस इंसान को नैतिक नहीं बनाएगी। इंसान का प्राकृतिक भाव है, नेचुरल है कि वो नैतिक होता है, उसको दुख दर्द की समझ होती है, वो कंपैशन की भावना उसके अंदर होती है। तो नैतिकता कोई कानून की किताब नहीं सिखाएगी, अंग्रेज नहीं सिखाएंगे, डेमोक्रेसी के लॉज नहीं सिखाएंगे। नैतिकता इंसान के अंदर होती है और वो इनेट नेचर है इंडिविजुअल का। तो ह्यूमंस को अपने उस मोरालिटी पे बिलीव करना चाहिए और उसी के साथ काम करना चाहिए। तो इनके जो न्यू ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि रीजन और साइंस को वैल्यू देते हुए वो अंधविश्वास को इग्नोर करने की बात करते हैं।
तो ये बेसिकली एमएन रॉय जो हैं वो परेशान हो चुके थे कि भाई डेमोक्रेसी भी आ गई तो भाई ये पॉलिटिकल पार्टियां ही रूल करेंगी। कम्युनिज्म में तो हमने देख ही लिया कि किस तरीके से कम्युनिस्ट जो लीडर्स के रूप में उभर रहे थे वही फिर रूल कर रहे थे, आम जनता ह्यूमंस की बात ही नहीं हो रही है। तो ये रेडिकल चेंज ग्राउंड लेवल पे लेके कैसे आए, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी, एक अलग ही दर्शन दिया जिसका नाम था रेडिकल ह्यूमनिज्म, जहां पे ह्यूमंस पे फोकस किया गया। उसके 3 पिलर थे। सबसे पहला मेन फोकस फ्रीडम, आजादी, इंसान को हर तरीके से फ्रीडम मिले, आजादी मिले, ह्यूमन को आजादी मिले। तो ये है, ये नहीं कि देश को आजादी मिल गया और इंडिविजुअल बंधा हुआ है, कोई और पार्टी का नेता फिर रूल करने लगा, नहीं। ह्यूमन को हर तरीके से फ्रीडम मिले, आजादी मिले, और उसके लिए जरूरी है कि वो रीजनिंग एबिलिटी जो उसके अंदर है उस पर भरोसा करे और साइंटिफिक फैक्ट्स को देखते हुए डिसीजन ले, और मोरालिटी उस पर थोपी ना जाए क्योंकि ये उसका इनेट नेचर है, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने ह्यूमन की इंपॉर्टेंस को समझाते हुए अपनी जो कंसेप्ट दिया रेडिकल ह्यूमनिज्म का। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद देखिए, ये जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है उस पर बिलीव नहीं करते थे, और इन्होंने एक बेसिकली अपना एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए कि जो स्टैंडर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पे हम अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो सदन में, पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाता है, इसमें इंडिविजुअल फिर पावरलेस हो जाता है। अब कोई और उसके बिहाफ पे लगातार डिसीजन ले रहा है, अब फिर पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में पावर आ गया, ह्यूमन फिर से अछूते रह गए। तो इसके सोल्यूशन के तौर पे ये क्या कहते हैं, वो एक नए तरीके की डेमोक्रेसी की बात करते हैं जिसको वो ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी संगठित लोकतंत्र कहते हैं। और इसमें कहते हैं ना कि टॉप से बॉटम पे बात नहीं होगी, बॉटम से टॉप पे बात होगी, यानी कि नीचे लेवल पे, गांव के स्तर पे छोटी छोटी कमिटियां बनाई जाएंगी और वहां पे डायरेक्टली लोग डिसीजन लेंगे जिसको फिर ऊपर के लेवल तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो टॉप से बॉटम तक नहीं, बल्कि बॉटम से टॉप तक जब पावर फ्लो करेगा तब इंडिविजुअल के हाथ में पावर आएगा और तब ह्यूमंस पे फोकस किया जाएगा और तब उनके रेडिकल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी का आइडिया सक्सेसफुल होगा। तो इस तरीके की डेमोक्रेसी, जिसको उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी यानी कि संगठित लोकतंत्र कहा, उसके बारे में इन्होंने बात की। तो आई होप कि आपको एमएन रॉय का पूरा आइडिया और उनकी पूरी बायोग्राफी और उनके आइडियाज की एक समझ आपके दिमाग में डेवलप हुई होगी। अब सबसे जरूरी चीज, उनकी किताबें जो आपको क्रोनोलॉजी में याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल इसी तरीके से पूछ रहा है, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने रेड मार्क किया है, स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1920, इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में इन्होंने लिखी। इन्होंने एक जर्नल जो है उसकी स्थापना की, द वैनगार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये 1922 में। फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 1926 में। रशियन रेवोल्यूशन 1937। कुछ किताबें जो उन्होंने लिखी वो आपको, और जर्नल्स जिनके नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार नेट में पूछता है। द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम 1939 में इन्होंने लिखा। प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, पीपल्स प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछता है। उसके बाद देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन ऑफ इन चाइना, किसकी बुक है? एमएन रॉय की बुक है, आपको पता होना चाहिए। न्यू ह्यूमनिज्म किसकी किताब है? एमएन रॉय की किताब है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन बार बार नेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तो ये जो है, या अदर एग्जाम्स में भी, अदर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम है तो वहां पे भी आपको नजर आएगा। अब देखिए, कुछ फेमस कोट्स हैं एमएन रॉय के, जहां पे आपको उनके ह्यूमनिज्म यानी कि रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है ना, उसको वो किस तरीके से उनके कोट्स में या उनकी कई बातों में जो उन्होंने अपने अलग अलग किताबों या जर्नल्स में कहीं ना कहीं कहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। मैंने यहाँ इसलिए दिया है ना कि एक बार इसको पढ़ेंगे आप, तो अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके का कोट नजर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि एमएन रॉय ही कह सकते हैं जो ह्यूमंस पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म की जो फिलॉसफी दी थी। तो कहते हैं कि आजादी, ज्ञान और सच्चाई ऐसे मूल्य हैं जिन्हें उन्हें जी कर ही समझा और जो है सराहा जा सकता है। एक तो ये हो गया। उन्होंने कहा रटना नहीं है, बस एक बार पढ़िए और मजा लीजिए कि उनके थॉट प्रोसेस का मजा लीजिए। कहते हैं कि एक आजाद समाज सिर्फ आजाद लोगों से ही बनता है। देखिए, फिर ह्यूमंस पे फोकस है। एक अच्छा समाज सिर्फ अच्छे लोगों से ही बनता है। लोग इंपॉर्टेंट है ना। कहते हैं पार्टी सिस्टम, यहां पे आपको उनके जो है रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया बिल्कुल नजर आएगा साफ। पार्टी सिस्टम लोगों से सबसे बुरी बातें बाहर लाएगा। पार्टी सिस्टम लोगों के अंदर की सबसे बुरी बातें बाहर लाएगा, और जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा पिछड़ापन लोगों में लेकर आएंगे। मतलब राजनीतिक पार्टियों के नेता लोगों के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ापन लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ लोगों पे फोकस नहीं है, पार्टियों का बोलबाला है। तो किस तरीके से लोगों की बात कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, क्या कहते हैं,
एक सेकेंड, उसके बाद कहते हैं कि इंसान असल में एक समझदार प्राणी है। इंसान, ह्यूमन, एक समझदार प्राणी है, रैशनल है, उसके अंदर मोरालिटी है। उसकी बुनियादी चाहत, उसका जो बेसिक जो उसकी इच्छा है वो क्या है? आंख मूंद कर विश्वास करना उसकी नहीं, बल्कि सवाल पूछना और जानना, क्यूरियोसिटी, रीजनिंग करना, ये उनका बेसिक नेचर है। तो बेसिकली जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो उन एंड में जो उनके अंदर जो एक अलग फिलॉसफी उनकी डेवलप होती है दुनिया को देखने की, रेडिकल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी, जहां पे वो इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके ह्यूमंस की इंपॉर्टेंस पे फोकस करने लगते हैं, उसके बारे में इन्होंने बात कही है। तो आप पाएंगे, अब यहां पे आपने इनके दर्शन से आपको लगेगा, शुरू में जब मैंने बताया आपको कि एम.एन. रॉय जो हैं, एम.एन. रॉय एक ऐसे थिंकर हैं जो शुरू में एक रेडिकल नेशनलिस्ट थे, बाद में कम्युनिस्ट बन गए, फिर जो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे थे उसी को ज्वाइन कर लिया, और बाद में सब छोड़ छाड़ के उन्होंने एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया, रेडिकल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी, और उसी के साथ इस धरती से चले गए। तो आप देखिए कि अब आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक इंसान जब जन्म लेता है ना, तो वो सच तलाशता है कि क्या सही है क्या गलत है। और कुछ जो स्टैटिक लोग होते हैं, जो बिल्कुल जड़त्व जो होता है ना, कि वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो एक ही चीज को लेकर के पैदा होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन वो इंसान जो खोज रहा है कि आखिर सच क्या है, तो वो लगातार बदलता रहता है और लगातार नई चीजें जो उसको समझ आती हैं उसकी तर्क शक्ति के हिसाब से उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट करता जाता है। तो वो व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। तो उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स देखी है लगातार उसको सॉल्व करने की कोशिश की, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नजर आ रहा था उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। पहले उनको लगा कि भाई अंग्रेजों को भगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो 14 साल की उम्र में अनुशीलन समिति ज्वाइन किया और चले गए जर्मनी, जाने लगे कि भाई हथियार इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई का माहौल था। तो उसके बाद फिर कैसे भी करके गए, वहां जब जेल हुई, मैक्सिको आए, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जाना, तो उनको लगा कि भाई ये एक अच्छा सोल्यूशन है, तो कहा कि अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेनिन से मिले, उसके बाद फिर कैसे भी करके जब भारत आए तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उस दौरान उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट कर दिया था। लेकिन फिर जब भारत आए तो उनको लगा कि भाई नहीं, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, और ये कम्युनिस्ट लोग हैं, जब देखा कि लेनिन की डेथ हो गई और स्टालिन तानाशाह होने लगे, तो उनको लगा कि भाई ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये कम्युनिज्म फायदा नहीं पहुंचा रहा है। तो मार्क्स को क्रिटिसाइज किया, कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज किया, और उनको लगा कि भाई नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही ठीक है। उसके बाद फिर पार्टी ज्वाइन कर ली। उनको लगा कि अब भाई ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दे दो, तो हम तुमको आजादी दे देंगे। तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वालों तुम लोग दे क्यों नहीं रहे हो? तो इस मैटर पे मतभेद हो गया, कांग्रेस छोड़ दिया, अपनी रेडिकल पार्टी शुरू की, फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद अब उनको लगा कि भाई अब क्या, पूरी जर्नी में उनको समझ में आया कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके लिए है? ह्यूमंस के लिए। असल में ना ये इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, ना ये डेमोक्रेटिक पार्टियां इंपॉर्टेंट है, ये सब बनाया गया है इंसानों के लिए, और लोग इंसानों के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। रेडिकल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी दी और कहा कि देखो, इंसान जो है ना, ये सबसे पहले तुमको जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। इंसानों की इंपॉर्टेंस को पहले समझो, ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, उसका फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी तर्क शक्ति पे बिलीव करे और अपनी मोरालिटी पे बिलीव करे, ना कि दूसरों की थोपी हुई, सिस्टम की थोपी हुई। तो ये जब आप समझ में आ जाएगा ना आपको कि सिस्टम और सब चीज से ज्यादा जरूरी इंसान है, इंसान ने ही सब कुछ बनाया है, उसके ऊपर फोकस किया जाए कि कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, कैसे उसको फ्रीडम मिलेगा, कंप्लीट फ्रीडम, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसकी बात वो करने लगे, और इसी को फुलफिल करने के लिए एक अलग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को उन्होंने के बारे में उन्होंने बात किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नीचे से लेकर के ऊपर तक पावर फ्लो करेगा, जहां पे छोटी छोटी कमिटियां बनाई जाएंगी, जहां पे लोकल लेवल पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। तो ये उनका पूरा आइडिया था। मुझे तो उनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आपको भी मजा आया, आपने उनसे क्या सीखा और क्या चीजें आपको अच्छी या बुरी लगी, वो कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले थिंकर के साथ मिलेंगे और इसी मजेदार तरीके से हम उनको भी पढ़ेंगे। और मैं आपको हमेशा ये कहती हूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक तरीका होता है, और अगर आप उस सीक्वेंस में पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको चीजें, आसान सी चीज बहुत मुश्किल लगेगी। आज की क्लास में वो बच्चा जिसने मेरी कार्ल मार्क्स की सीरीज नहीं देखी है, कार्ल मार्क्स के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, वो बच्चा जिसको मैं बार बार बोलती हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जिसको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है, तो उसको फिर चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगने लगेंगी अगर आप डायरेक्टली एम.एन. रॉय पढ़ने आ गए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, बस ये आपसे समय मांगता है, सीक्वेंस मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।